चलिए, आप सभी का स्वागत है। कल क्लास नहीं रही थी। आज हम लोग फिर इतिहास का जो चल रहा था, क्या चल रहा था। बंग भंग आंदोलन समाप्त हो गया था। बंग भंग के बाद की बातें होनी थी इतिहास में। तो इतिहास में जो बातें होनी थी वो बंगाल विभाजन के बाद की होनी थी। बंगाल विभाजन के संपूर्ण घटनाक्रम को देख लिया गया था, इसके परिणाम और इसके दमन आदि को भी देख लिया गया था। तत्काल तो इस आंदोलन का कोई प्रभाव परिणाम नहीं निकला, लेकिन इसी आंदोलन के चलते अरुंडले कमेटी का गठन हुआ 1906 में। और अरुंडले कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। और आप इसी आंदोलन के क्रम में 1909 भारत परिषद अधिनियम आया, जिसमें अनेक सुविधाएं दी गई, विधान परिषदों का विस्तार किया गया। अब स्वतंत्रता शब्द 1892 भारतीय परिषद अधिनियम में निर्वाचन शब्द से जो परहेज किया गया था, अब 1909 अधिनियम में स्पष्ट रूप से निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया। फिर दिल्ली दरबार हुआ 12 दिसंबर 1911 को। दिल्ली दरबार हुआ। ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आए और उन्होंने वहीं दिल्ली दरबार में यह घोषणा की कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। बंगाल विभाजन रद्द तो हो गया, लेकिन अन्य चीजें भी इसके साथ हुई। असम को इससे अलग पुनः 1874 वाली स्थिति ला दी गई, क्योंकि आपने देखा था 1874 में असम को एक अलग प्रांत बनाया गया था। तो 1874 वाली स्थिति में असम आ गया। बंगाल जो था वह अब संयुक्त बंगाल रहा, लेकिन इसमें से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। यानी बंगाल में से बिहार और उड़ीसा अलग हो गए। बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया और आपका असम को अलग कर दिया गया। असम पुनः 1874 वाली स्थिति में आ गया। तो ये आपका बंगाल वाला हिस्सा इतना आपका बचा, ये बंगाल वाला हिस्सा बचा। ठीक, तो यह 1911 के दिल्ली दरबार की बात है। दिल्ली दरबार कब हुआ था? दिल्ली दरबार हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। कौन आया था? जॉर्ज पंचम आए थे। इसमें आए थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम उस समय ब्रिटेन के राजा थे और महारानी मैरी आई थी। तो जॉर्ज पंचम और मैरी यहाँ आए थे दिल्ली दरबार में, और इसी समय ये घोषणा की गई। हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल हैं। तो ये घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। और यही घोषणा, एक और घोषणा की गई, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा, कि दिल्ली को अब राजधानी बनाया जाएगा। दिल्ली अब राजधानी बनाई जाएगी। 1911 में ये घोषणा की गई और दिल्ली 1912 में राजधानी बन गई। दिल्ली 1912 में अब भारत की राजधानी हो गई। अभी तक 1912 तक भारत की राजधानी या ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र की राजधानी कलकत्ता थी। 1912 से अब दिल्ली राजधानी बन गई। तो ये एक काम हुआ था। हम लोगों ने कहा था कि जो गर्म पंथी हैं, नरम पंथी हैं, इनके बीच किस तरह की बातें हो रही हैं। ये बातें आपको कहाँ से दिख रही हैं? ये बातें आपको 1895 से ही दिख रही थी। साथ में एक काम और करिए, जो अधिवेशन है कांग्रेस के, इन अधिवेशनों को आप देख चुके हैं 1895 तक। 1895 का अधिवेशन पूना में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? 1895 का अधिवेशन पूना में हुआ था और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक ना? 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? दिनशा वाचा। 1897 का अधिवेशन कहाँ हुआ? 1897 का अधिवेशन के अमरावती महाराष्ट्र, और शंकर नायर इसके अध्यक्ष हैं। 1898 का अधिवेशन मद्रास में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं आनंद मोहन बोस इसके अध्यक्ष हैं। 1899 का अधिवेशन
आपने देखा था लखनऊ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष आरसी दत्त हैं, आरसी दत्त इसके अध्यक्ष हैं। 1900 का अधिवेशन, 1900 का अधिवेशन आपका लाहौर में हुआ, और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं। 1901 का अधिवेशन, 1901 का अधिवेशन फिर कलकत्ता में होता है। 1901 का अधिवेशन पुनः कलकत्ता में होता है, और दिनशा बाचा इसके अध्यक्ष हैं। और इसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी भाग लिए थे, गांधी जी इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिए हैं। 1902 का अधिवेशन, 1902 का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद की अध्यक्षता किसने की थी? अहमदाबाद का अधिवेशन जो हुआ, इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? इसी अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अध्यक्षता की है। और इसी अधिवेशन में कौन मिला था? इसी अधिवेशन में अरविंद घोष तिलक से मिले थे। अरविंद घोष और तिलक की मुलाकात इसी 1902 अधिवेशन में होती है। 1903 का अधिवेशन पुनः लाहौर होता है, पुनः मद्रास होता है। 1903 का अधिवेशन पुनः मद्रास होता है, और इस बार लाल मोहन घोष यहाँ के अध्यक्ष हैं। लाल मोहन घोष यहाँ के अध्यक्ष हैं। वैसे ही 1904 का अधिवेशन बंबई में हुआ, और इसके अध्यक्ष सर हेनरी कार्टन हैं, सर हेनरी कार्टन इसके अध्यक्ष हैं। 1905 का अधिवेशन, 1905 का अधिवेशन वाराणसी में हुआ, वाराणसी में हुआ, इसके अध्यक्ष हैं गोखले। 1906 का अधिवेशन पुनः कलकत्ता में हुआ, और इसके अध्यक्ष हैं कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी अब तक कितने सम्मेलनों की अध्यक्षता कर चुके? अब तक 3 सम्मेलनों की अध्यक्षता कर चुके। 1886, और फिर लाहौर वाला 1900, और फिर आपका 1906 कलकत्ता। 1907 अधिवेशन सूरत में प्रस्तावित था। पहले कहाँ? पहले नागपुर में प्रस्तावित था, लेकिन नहीं हुआ था। नागपुर में यह प्रस्तावित था पहले, सूरत इसकी बात हो चुकी है, और फिर नहीं हुआ। फिर हुआ कहाँ? इसके अध्यक्ष कौन है? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद यह अधिवेशन क्या किया गया था? स्थगित कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। यही वाला अधिवेशन फिर 1908 में मद्रास में आयोजित हुआ। यही अधिवेशन फिर 1908 में मद्रास में आयोजित हुआ, और फिर अध्यक्ष आपके रास बिहारी घोष ही हैं। तो यह अधिवेशन कौथा है? 23वां अधिवेशन है कांग्रेस का। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कि सूरत का अधिवेशन कौन सा अधिवेशन है? तो सूरत का अधिवेशन आपका 23वां अधिवेशन है, और 23वां अधिवेशन यह स्थगित हो गया। इसका भी क्रम 23वां ही है, इसका भी क्रम 23वां ही है, क्योंकि यह स्थगित हो गया था। यही वाला अधिवेशन फिर मद्रास में हुआ, तो इसका भी क्रम 23वां ही होगा, और इसके अध्यक्ष भी रास बिहारी घोष ही होंगे। ठीक, तो ये आपके अब तक के अधिवेशन रहे थे। इन अधिवेशनों के बाद अब इन अधिवेशनों में जो बातें हुई हैं, विशेषकर आपने इस बंबई अधिवेशन सन हेनरी कार्टन, इसके पहले इस अधिवेशन की बात हो चुकी है। वाराणसी की डिटेल गोखले की अध्यक्षता में हुआ था। बहिष्कार आंदोलन का समर्थन इसमें किया गया था। जो कलकत्ता बंगाल में बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, उसका समर्थन किया गया था। उस संबंधी प्रस्ताव पारित हुए थे, और इस कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव, उस दिन बात हुई थी 4 प्रस्तावों की। 4 प्रस्ताव कौन कौन से थे? इस कलकत्ता अधिवेशन के 4 जो प्रस्ताव हैं वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा है। स्वराज है, स्वराज पहली बार यहाँ पारित हुआ है, और स्वदेशी है, और आपका बहिष्कार है। ये 4 प्रस्ताव यहाँ पारित हुए हैं। इन चारों प्रस्तावों की बात हो चुकी है। ये चारों प्रस्ताव ध्यान रखिएगा। स्वराज सबसे पहले जो पारित हुआ वो आपका यहाँ
कलकत्ता 1906 अधिवेशन में हुआ। अब हम लोग आए उदारवादी और या जो उग्रपंथी हैं, जिन्हें आप उदारवादी कह रहे हैं या उग्रपंथी कह रहे हैं। उदारवादी ये हैं एक तरफ, उग्रपंथी एक तरफ हैं। इन्हीं को गरमपंथी भी बोला जा रहा है और इनको नरमपंथी बोला जा रहा है। इनके प्रमुख नेता कौन हैं? इनके प्रमुख नेता आपके पुराने जो कांग्रेसी हैं, गोखले हैं, नौरोजी हैं, सुरेंद्रनाथ, सबसे प्रमुख तो इसमें मेहता हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, भूपेंद्रनाथ बसु हैं, भूपेंद्रनाथ बसु हैं। ये सारी जो नेता हैं इस कोटि में हैं। यहाँ आपके लाल बाल पाल जो हैं, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाल बाल बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल और आपका तिलक। तो लाल बाल पाल, बाल ये हैं, तिलक बाल गंगाधर तिलक, पाल ये हैं और लाल ये हैं। और इसमें अरविंद घोष का नाम भी है, अरविंद घोष का नाम भी है। साथ में आपके खरपड़े भी हैं, खरपड़े महाराष्ट्र के नेता हैं, तिलक के साथ हैं, होम रूल आंदोलन में भी दिखेंगे। तो ये आपके गरमपंथी और नरमपंथी है। इनमें भेद क्या है गरमपंथी और नरमपंथियों में? ये क्यों गरमपंथ आया? गरमपंथ आने के कई कारण हैं। एक तो कांग्रेस की अब तक की जो उपलब्धियां हैं उससे युवा असंतुष्ट है, कांग्रेस के क्रियाकलाप से असंतुष्ट है। वह कहता है कि आप वर्ष में सिर्फ एक बार सम्मेलन करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इन सम्मेलनों की आलोचना की गई, लाला लाजपत राय ने किया, अश्विन कुमार दत्त ने किया, तिलक ने किया। कांग्रेस के जो क्रियाकलाप हैं, जो अब तक की नीति है, उसे तिलक ने भिक्षावृत्ति की नीति कहा। उन्होंने, तिलक ने कहा हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, ये भिक्षावृत्ति की नीति नहीं चाहिए। तो भिक्षावृत्ति की नीति कहकर तिलक ने इनकी आलोचना की। इसी समय कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी ऐसा चला, जैसे अबिसिनिया ने इटली को पराजित किया, 1905 में जापान ने रूस को पराजित किया। तो इन सब चीज़ों से ये हुआ कि अफ्रीकी और एशियाई देश, पहले ये माना जाता था कि अफ्रीकी और एशियाई देश यूरोपीय देशों को नहीं हरा सकते हैं। यह जो भ्रम था यह टूट गया अबिसिनिया ने जब इटली को हराया और जब जापान ने रूस को हराया। तो इससे भी भारतीयों में एक आत्मविश्वास की भावना आई कि एशियाई देश यूरोपियन देशों को पराजित कर सकते हैं। करजन का जो काल था वो देख ही रहे हैं, कितना तूफानी काल था और उसमें किस किस तरह के निर्णय लिए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण तो आपका बंगाल विभाजन ही था। तो यही सब परिस्थिति है जिसमें इस गरमपंथ का उदय होता है। हालांकि इसकी बात तो 1895 से ही की जा रही है, जब तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले और रानाडे को सामाजिक सुधार जो सम्मेलन थे कांग्रेस पंडाल से जो हो रहे थे उसको कराने से रोक दिया था, तभी इसकी शुरुआत हो गई थी। इनके उद्देश्य क्या है? इनके उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है संवैधानिक सुधार, संवैधानिक सुधार करना। इनका उद्देश्य सीधा सीधा है स्वराज की प्राप्ति करना, स्वराज। इनका उद्देश्य जो स्वराज है, हालांकि स्वराज ये भी माने 1906 कलकत्ता अधिवेशन में इन्हीं के नेतृत्व में ये पारित हुआ था। यहाँ जो स्वराज है, इस स्वराज के भी इन लोगों ने कई व्याख्याएं की। जैसे अरविंद घोष का जो स्वराज है वो पूर्ण स्वतंत्रता है। अरविंद घोष औपनिवेशिक स्वायत्ता की बात नहीं करते हैं, लेकिन अन्य लोगों का जो मत है वो ये है कि ब्रिटेन के अधीन रहते हुए औपनिवेशिक स्वायत्ता प्राप्त करना, यानी अपना शासन स्वयं करना, लेकिन अधिकार किसका रहेगा? ब्रिटिश सरकार का रहेगा। तो इस स्वराज का ये मतलब है। लेकिन अरविंद घोष के संदर्भ में ये बिल्कुल स्वतंत्रता है, सभी बंधनों से, सभी अधीनता से भारत को स्वतंत्र करा लेना। तो एक तो इनका स्वराज है। दूसरा, इनके कार्य क्या है? इनका कार्य है प्रार्थना, क्रियाकलाप जो है प्रार्थना, याचना और विरोध। ये तीन रणनीति के तहत कार्य करते हैं।
प्रार्थना याचना करते हैं और विरोध करते हैं उन चीजों का। यहाँ क्या है, यहाँ है आंदोलन, सामूहिक आंदोलन की ये बात करते हैं, सामूहिक आंदोलन की ये बात करते हैं और साथ में आत्मत्याग की बात करते हैं, आत्मत्याग की बात करते हैं। ये प्रार्थना और याचना में विश्वास नहीं करते हैं, ये प्रार्थना और याचना में विश्वास नहीं करते हैं। इनकी प्रार्थना और याचना की नीति का विरोध करते हैं, जैसे बिपिन चंद्र पाल ने विरोध किया या फिर तिलक ने विरोध किया। और इन वृत्तियों को क्या कह रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि ये भिक्षावृत्ति है। ये सारी चीजें भिक्षावृत्ति किसने कहा, सबसे पहले तिलक ने कहा। हालांकि भिक्षावृत्ति की बात लाला लाजपत राय भी करते हैं, लेकिन दूसरे संदर्भ में करते हैं। लाला लाजपत राय 1905 बनारस अधिवेशन में ये कह रहे थे कि जो अंग्रेज किससे घृणा करते हैं, अंग्रेज सर्वाधिक भिक्षुओं से घृणा करते हैं। और वो कहते हैं, लाला लाजपत राय फिर कहते हैं कि अंग्रेज सर्वाधिक घृणा भिक्षुओं से करते हैं और भिक्षु घृणा के पात्र हैं भी। तो हमें यह साबित करना है कि हम भिक्षुक नहीं हैं, हम भिक्षु नहीं हैं, यह हमें साबित करना है। इस तरह की बातों करते हैं। तिलक कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, न कि भिक्षावृत्ति। आत्मनिर्भरता की ये बात करते हैं, भिक्षावृत्ति की नहीं, भिक्षावृत्ति की नहीं। जो ये लोग सम्मेलन करते हैं, इनकी और अगली जो इनका कार्य करने का तरीका क्या है, वर्ष में एक बार कांग्रेस का सम्मेलन करना। इन सम्मेलनों को ये क्या कह रहे हैं, जैसे तिलक कह रहे हैं कि यह सम्मेलन तिलक के अनुसार यह मनोरंजन, वार्षिक मनोरंजन का स्थल है, मनोरंजन का स्थल है। वैसे ही लाला लाजपत राय क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वार्षिक मेला है, राष्ट्रीय वार्षिक मेला, राष्ट्रीय वार्षिक मेला की संज्ञा देते हैं, वार्षिक मेला। और अश्विन कुमार दत्त क्या कहते हैं, अश्विन कुमार दत्त कहते हैं इसको 3 दिन का तमाशा, 3 दिन का तमाशा। इस वार्षिक सम्मेलन को, जो कांग्रेस के सम्मेलन होते थे, इन सम्मेलनों को ये लोग क्या कह रहे हैं, सम्मेलनों को तिलक कह रहे हैं कि मनोरंजन का स्थल है ये। राय कह रहे हैं कि लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय वार्षिक मेला है, और अश्विन कुमार दत्त कह रहे हैं कि ये 3 दिन का तमाशा है। ठीक, इसी प्रकार बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी कहते हैं कि ये जो कांग्रेसी जो नेता हैं, पुराने नेता, ये कहते हैं कि ये लोग पद के भूखे लोग हैं, पद के भूखे लोग हैं, ये कह के उनकी आलोचना करते हैं। तिलक ने क्या नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक, तिलक अन्य चीजें भी कहते हैं कि स्वराज व स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है, स्वधर्म के लिए आवश्यक है। इसके बगैर न तो राष्ट्रीय शिक्षा हो सकती है, न ही सामाजिक सुधार हो सकता है, न ही आर्थिक विकास हो सकता है, न ही एक देश, एक राष्ट्र पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। वो कहते हैं कि स्वराज स्वधर्म के लिए आवश्यक है, इसके बगैर न तो सामाजिक सुधार हो सकता है, न ही राष्ट्रीय शिक्षा हो सकती है, न ही आर्थिक विकास हो सकता है, और न ही राष्ट्र, अब जब ये सारी चीजें नहीं होगी तो राष्ट्र अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगा, तो न ही राष्ट्र अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की एक बात घोष भी कहते हैं, अरविंद कुमार घोष, वो कहते हैं कि स्वराज या स्वतंत्रता एक राष्ट्र का श्वास है, एक राष्ट्र का श्वास है। वो श्वास से इसकी तुलना करते हैं, कहते हैं कि इसके बगैर न तो सामाजिक सुधार, न तो राष्ट्रीय शिक्षा, न तो नैतिक उन्नति, ये कुछ भी नहीं हो सकता। तो स्वतंत्रता और स्वराज को राष्ट्र का श्वास बताते हैं। तिलक ने अन्य जो बातें कही इन लोगों के विषय में, पुराने कांग्रेसियों के विषय में, वो भिक्षावृत्ति इनकी
सबसे पहला जो इनका कॉन्सेप्ट है वो भिक्षावृत्ति का है, वो आप देख चुके हैं, भिक्षावृत्ति की। और फिर तिलक कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दो कथन इनके हैं। तीसरा कथन है इनका ये मनोरंजन स्थल है, जो वार्षिक सम्मेलन है ये मनोरंजन स्थल है। ये बातों तिलक कहते हैं। लाला लाजपत राय कहते हैं कि यह राष्ट्रीय वार्षिक मेला है। लाला लाजपत राय का एक कथन और क्या है, लाला लाजपत राय का एक कथन है कि भिक्षावृत्ति भिक्षुओं से सर्वाधिक घृणा अंग्रेज करते हैं, इसलिए हमें यह साबित करना है कि हम भिक्षावृत्ति हमारे मतलब हम भिक्षु नहीं हैं। ठीक। आगे वो कहते हैं लाला लाजपत राय कि हमने राजनिवासों से अपना मुंह मोड़कर निर्धनों की झोपड़ियों की ओर कर लिया है। लाला लाजपत राय का ही ये कथन है कि हमने राजनिवासों से मुंह मोड़कर निर्धनों की झोपड़ियों की ओर कर लिया है, झोपड़ियों की ओर कर लिया है। ठीक। तो इस कथन का भी है, जितने कथन हैं इन कथनों को ध्यान रखिएगा, ये कथन बार बार पूछे जाते हैं। लाला लाजपत राय क्या कहते हैं कि राजनिवासों से मुंह मोड़कर हम लोगों ने निर्धनों की झोपड़ियों की ओर कर लिया है, यानी वो निर्धनों के पास जाना चाहते हैं और कांग्रेस का सामाजिक विस्तार करना चाहते हैं। ठीक। वैसे ही आप यहाँ घोष को देख रहे थे, उन्होंने स्वतंत्रता को एक राष्ट्र का जीवन श्वास कहा है। ऐसे ही घोष कहते हैं कि स्वराज हमारा उद्देश्य है, स्वराज हमारा उद्देश्य है और इसकी प्राप्ति हिंदू धर्म से ही हो सकती है, हिंदू धर्म से ही हो सकती है। ठीक। घोष ने ही कहा था कि पुराने द्वीपों की जगह नए द्वीप, पुराने द्वीपों की जगह द्वीप नहीं द्वीप, द्वीपों की जगह नए द्वीपों की आवश्यकता है, नए द्वीपों की आवश्यकता है। अरविंद घोष ही कहते हैं कि हम कांग्रेस पर क्या करना चाहते हैं, कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं। अरविंद घोष कहते हैं कि हम कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं। कब्जा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी तक जो अनुनय विनय की नीति अपना रही है, प्रार्थना और याचना की नीति अपना रही है, इससे हम क्रांतिकारी एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, कांग्रेस पर कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि इसे हम क्रांतिकारी स्वरूप देना चाहते हैं, क्रांतिकारी स्वरूप देना चाहते हैं। अगर कब्जा नहीं कर पाए तो हमें एक अलग ऐसा केंद्र बनाना होगा, यानी अरविंद घोष ये संकेत देते हैं कि अगर कांग्रेस यह नहीं करती है तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया दल गठित करेंगे। वो इस बात का संकेत यहाँ देते हैं कि अगर कांग्रेस इस रूप में नहीं आती है, क्रांतिकारी स्वरूप में नहीं आती है, तो हम लोग एक नए दल का गठन करेंगे। ठीक। तो इस तरह से इन गर्मपंथी नेताओं की जो वक्तव्य हैं, उन वक्तव्यों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वक्तव्य बार बार पूछे जाते हैं। तिलक ने क्या कहा, तिलक सबसे पहले स्वराज की बात करते हैं और तिलक सबसे पहले कांग्रेस की जो पुरानी नीति है, पुराने नेता हैं, उनकी नीतियों को भिक्षावृत्ति की नीति कहते हैं। और वो कहते हैं कि हमें भिक्षावृत्ति की नीति छोड़कर आत्मनिर्भरता की नीति को अपनाना होगा। फिर वो कहते हैं कि ये जो कांग्रेस के सम्मेलन हैं, ये क्या हैं, ये मनोरंजन स्थल हैं एक तरह से। ये सभी लोग यहाँ मनोरंजन करने के उद्देश्य से आते हैं। फिर ये कहते हैं
कि तिलक के अन्य जो कथन है वो आपके, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वराज स्वधर्म के लिए आवश्यक है, इसके बगैर न तो राष्ट्रीय शिक्षा, न ही सामाजिक सुधार, न ही आर्थिक विकास और न ही एक देश को परिपूर्णता प्राप्त हो सकती है। घोष के जो विचार हैं, घोष के सर्वाधिक क्रांतिकारी विचार हैं, स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है, स्वराज हमारा उद्देश्य है और इसकी प्राप्ति हिंदू धर्म से ही हो सकती है। वो कांग्रेस के पुराने नेताओं को पुराने द्वीप की संज्ञा देते हैं और कहते हैं कि उसकी जगह नए द्वीप की आवश्यकता है। इसी प्रकार वो कहते हैं कि कांग्रेस, हमारा उद्देश्य कांग्रेस पर कब्जा करना है और हम इसे एक क्रांतिकारी स्वरूप देना चाहते हैं। अगर ऐसा हम नहीं कर पाए तो एक दूसरा दल खड़ा करेंगे। अश्विन कुमार दत्त ने क्या कहा? अश्विन कुमार दत्त ने कहा कि ये 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी कुछ कहा था, लिखे थे, पद के भूखे लोग हैं ये लोग पद के भूखे लोग हैं। कौन? नरमपंथी जो कांग्रेसी हैं वो पद के भूखे लोग हैं। तो ये आपके कुछ इनके कथन हैं, इन कथनों को ध्यान रखिएगा। अरुणडले कमेटी 1906, इसने बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी। और हम लोगों ने देखा कि बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में हुआ, दिल्ली दरबार के समय। दिल्ली दरबार एक इसके पहले भी हुआ था 1877 में। हम लोग इस दूसरे दिल्ली दरबार को देख रहे हैं, एक दरबार और देखा जाएगा बाद में। तो 1877 वाला दिल्ली दरबार किसके काल में हुआ था? 1877 वाला दिल्ली दरबार लिटन के काल में हुआ था। और यह दिल्ली दरबार 1911 वाला हार्डिंग के काल में हुआ। और इनके पहले जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? हार्डिंग के पहले आपके कौन था? मिंटो 1905 से 10, मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 10 है। 1905 से 10। इसके पहले आपके करजन है। करजन का कार्यकाल आपका 1899 से 1905 है। और करजन उत्तराधिकारी किसके बने थे? एलिग्न द्वितीय के ये उत्तराधिकारी बने थे। करजन का कार्यकाल, इन कार्यकालों को ध्यान रखिएगा। मिंटो द्वितीय का कार्यकाल ये है। और इनके समय, बंगाल विभाजन के समय जो भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उसका औपचारिक नाम है। इस पद का गठन कब हुआ था? इस पद का गठन हुआ था 1858 अधिनियम के तहत। तो उसमें उस समय रिजले इस पद पे हैं। और इनके समय रिजले के बाद कौन आते हैं? तो आपके मार्ले आते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधारों की बात हुई थी। 1809 में मार्लो मिंटो सुधार आया। अब जब कांग्रेस विभाजित हो गई 1907 सूरत में, तो 1907 अधिवेशन, कांग्रेस का जो 1907 अधिवेशन है वो चौथा अधिवेशन है। 1907 अधिवेशन कांग्रेस का 23वां अधिवेशन है। और 1908 का अधिवेशन जो मद्रास में हुआ वह भी कांग्रेस का 23वां अधिवेशन है। इन दोनों के अध्यक्ष जो हैं वो रास बिहारी बोस ही हैं, क्योंकि सूरत वाला अधिवेशन स्थगित कर दिया गया था, वो पूरा अधिवेशन नहीं हुआ था। 1908 में ही कांग्रेस ने इलाहाबाद में एक मीटिंग करके नियम बनाया कि जो गर्मपंथी हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। तो 1908 में इलाहाबाद में यह नियम बना, यहाँ फैसला किया गया कि गर्मपंथियों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाए। गर्मपंथियों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाए। तो गर्मपंथियों को कब कांग्रेस से बाहर निकाला गया? 1908 इलाहाबाद में। इसके बाद इधर बीच क्या हुआ? जो गर्मपंथी थे, गर्मपंथी जो थे, लाला लाजपत राय को बर्मा भेजा गया।
बाद में वो मुकदमे से बरी हुए तो इंग्लैंड चले गए, फिर आए इंग्लैंड से, फिर अमेरिका चले गए। तिलक का क्या हुआ, 1908 में तिलक को एक लेख लिखने के कारण उन्हें उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और 6 वर्ष की सजा हो गई, तो तिलक भी चले गए जेल। बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष को बंगाल में एक जो क्रांतिकारी संगठन है उनके तहत एक मुकदमा चला और उसके बाद उसमें से बरी हुए और फिर वो राजनीति से संन्यास ले लिए। बिपिन चंद्र पाल भी अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिए। तो ये जो 4 जो महत्वपूर्ण नेता हैं गर्मपंथ के, ये क्या किए, राजनीति से कुछ समय के लिए ओझल हो गए। अब ऐसे में इन लोगों ने युवाओं में जो भावना उत्पन्न की थी राष्ट्र प्रेम की, देश के लिए कुछ कर गुजरने की, अब नेतृत्व था नहीं, तो युवा अपने मन से अपने हिसाब से कार्य करने लगा। और इसी माहौल में क्रांतिकारी आंदोलन, प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होता है। क्योंकि कांग्रेस सूरत अधिवेशन करने के बाद, जब सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ, तब कांग्रेस पर क्या हुआ, गर्मपंथियों को बाहर कर दिया गया। अब सिर्फ नरमपंथी रह गए। नरमपंथी 1909 जो भारतीय परिषद अधिनियम है उससे संतुष्ट हो गए और एक तरह से आंदोलन सिर्फ वही वार्षिक सम्मेलनों तक फिर सिमट के रह गया। ऐसे में युवाओं को यहाँ कांग्रेस से कोई संतुष्टि नहीं मिली, तो युवाओं ने अपने हिसाब से कार्य करना शुरू किया और विभिन्न क्रांतिकारी घटनाएं इसी दौर में देखने को मिलती है। तो क्रांतिकारियों का जो प्रथम चरण है वो आपका यहीं से शुरू होता है 1908-9 से। हालांकि पहली घटना 1897 की ही है, लेकिन यह शुरुआत इसकी 1897 से लेकर 1914-15 गदर आंदोलन तक चलेगा। तो इसकी बात हम लोग अगले चरण में चल के उन्हीं की बातें करेंगे। ठीक, इन अधिवेशनों को ध्यान रखिएगा, अध्यक्षों को ध्यान रखिएगा, कथनों का ध्यान रखिएगा और उदारवादी और जो उग्रपंथी हैं उनमें प्रमुख जो अंतर है उसको ध्यान रखिएगा। ये क्या करते हैं, इनका जो कार्य करने का तरीका है वो प्रार्थना, याचना और विरोध है, और उनका कार्य करने का जो तरीका है वो सत्याग्रह है, सामूहिक आंदोलन है और जो है क्या है, आत्म बलिदान है। इनका प्रमुख उद्देश्य स्वराज है, इनका प्रमुख उद्देश्य संवैधानिक सुधार है। तो यहाँ तक ठीक है, इसको ध्यान रखिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।